फ्रेंड्स, मैं अजय आज आपके लिए लेकर आया हूं टॉपर्स गुरुकुल में एक नया सेशन। तो आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में जो पीएचडी के एडमिशन्स हैं जून साइकिल के, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए हैं। तो आइए, डिटेल्ड वीडियो है ये और थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन हम लोग हर एक बारीकी से इसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे कितनी सीट्स हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, फीस कितनी रहने वाली है और नेट जेआरएफ और कितनी कैटेगरीज हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। तो दोस्तों, पीएचडी के लिए सबसे पहले तो आपको, यदि इसके हम लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको एमए पास होना चाहिए, आपका एमए का डिग्री हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको एमए के बाद आपको नेट के एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना चाहिए। इसके बाद ही इसमें 3 कैटेगरीज हैं जिनकी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो ये मिनिमम है कि यदि आपने एमए कर लिया है और आप नेट का एग्ज़ाम दिए हैं, अब उसमें आपका कितना मार्क्स आया वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना करना ही है, तभी आप लोग पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि मैं बात करूँ कि कैसे एडमिशन यहाँ पे होने वाला है, तो जो मैं कैटेगरीज की बात कर रहा था, तो आप लोग यहाँ पे 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जेआरएफ कैटेगरी। यदि आपका जेआरएफ है, यूजीसी नेट जेआरएफ है आपका, तो आप लोग उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जेएनयू की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके की सीट्स को निकाला जाता है। जो यहाँ के सेंटर्स हैं, चाहे मैं लैंग्वेज में बात करूं, सोशल साइंसेस में बात करूं, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के भी जो यदि इंजीनियरिंग के भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में सीट्स आती हैं। पहली कैटेगरी होती है कि कुछ सेंटर्स होते हैं जो सिर्फ नेट के थ्रू ही बच्चों को लेते हैं। दूसरे सेंटर्स होते हैं वो जेआरएफ के अंडर सीट्स निकालते हैं, और कुछ सेंटर्स हैं जो कंबाइंड तरीके से, कुछ सीट्स नेट के थ्रू, कुछ सीट्स जेआरएफ के थ्रू, जैसे हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है या सेंटर है। तो अभी हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, जानेंगे इन बातों को। बट उससे पहले आप यहाँ पे 3 कैटेगरी जो यूजीसी ने बनाई थी कि आप लोग एक तरीके से जेआरएफ क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं वो भी पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा कैटेगरी होता है नेट जिनका है, और जेआरएफ है तो भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, तो नेट कैटेगरी। इसके अलावा पीएचडी ओनली कैटेगरी जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुई थी। ये इस कैटेगरी में इस तरीके की जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, ये दूसरी बार इसको कंडक्ट कराया जा रहा है लगभग ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, जो आपका वेटेज रहने वाला है, क्योंकि अब इसका जेएनयू डबल जो होता था अब वो एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपका जो नेट का स्कोर होगा उसका 70% निकाला जाएगा, प्लस 30% आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो ये 70 प्लस 30 मिला के 100% आपका, यानी कि 100 में से आपको आउट ऑफ 100 मार्किंग की जाएगी। तो इसके लिए आपको, यदि आप इन नेट कैटेगरी में, यदि जेआरएफ कैटेगरी में है तो डायरेक्ट आपका जेआरएफ के थ्रू ही डायरेक्ट आपका उसका आपका वो होगा, इंटरव्यू होगा, राइट। तो ये नेट कैटेगरी के लिए मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। तो दोस्तों, पीएचडी कैटेगरी के लिए भी सेम है, क्योंकि उसमें भी परसेंटाइल आपका रहेगा नेट का, तो 70% वो और 30% आपका इंटरव्यू। तो ये तीनों कैटेगरी के लिए आपका किस तरीके से स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है वो मैंने आपको बताया। तो अब ये बात करते हैं हम लोग कि नेट हमें किस ईयर का चाहिए। तो दोस्तों, जून 2024 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका जो नेट स्कोर है वो भी इसमें एलिजिबल होंगे बच्चे। इसके अलावा दिसंबर 2024, अभी जून 2025 का रिजल्ट नहीं आया, तो अभी उसको नहीं फिल कर सकते, क्योंकि इसका 14 जुलाई लास्ट डेट है इसको फिल करने का फॉर्म का। अभी डेट बढ़ी थी तो 14 हुई थी, अब आगे बढ़ती है कि नहीं अभी नहीं पता। तो आप लोग इसको 14 जुलाई तक जरूर भर लीजिएगा। तो दोस्तों, जून का 2024 का और दिसंबर 2024, यानी कि इन्होंने बेसिकली लिखा है कि जून 2024 ऑनवर्ड्स। तो इसका मतलब यही होता है कि आप ये 2 बार के जो जून और दिसंबर 2024 के जो बच्चे हैं जिन्होंने उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे नेट में, वो लोग इसको
भर सकते हैं। यूजीसी नेट हो या आपका या CSIR नेट, ये तो मतलब अंडरस्टैंडिंग है। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन मोड में ही इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशंस होते हैं SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी, वो अभी हम लोग सीट इंटेक्स की बात करेंगे कि किस सेंटर में कितनी सीट्स हैं, तो वहाँ पे बताएंगे। हालांकि यहाँ पे रिजर्वेशंस भी आपको मिलेंगे। तो ये तो रही बेसिक जानकारी, आपको मैंने एलिजिबिलिटी बताई, मैंने आपको इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज कितनी हैं। इसके बाद अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे इंजीनियरिंग आपके लिए ये प्रोस्पेक्टस में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल, मैं उसका लिंक आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट होके आप उसको चैनल को, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उसको फॉलो कर लीजिए। और ताकि जब भी ज्वाइन कर लेंगे यदि आप उस चैनल को, तो जब एक प्रोस्पेक्टस भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा। और जहाँ भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, किसी में भी कोई भी सीट्स आती हैं PhD से रिलेटेड या कोई अदर इन्फॉर्मेशन CUT से भी रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे आपको पोस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा जो हमारी सोशियोलॉजी की क्लासेस अभी चल रही हैं, बाकी के टीचर्स भी आने वाले हैं जल्दी से, तो हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में डालेंगे। तो आप उस चैनल को, जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं JNU में बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप लोग देखेंगे लैंग्वेज में भी हैं। इसके अलावा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिकली स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की बात करने वाले हैं। जो नॉन टेक में आता है, टेक वाले आप लोग इस प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं यदि आप टेक से हैं। तो दोस्तों यदि हम लोग देखें कि मैंने जो आपको रिजर्वेशंस बताए, तो वही 15%, 7.5, 27 एंड 10% रिस्पेक्टिवली जो कैटेगरीज हैं उनके अकॉर्डिंगली रहने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये लोग इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे बुलाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको किस सेंटर में कितनी सीट्स हैं, कितना इनटेक है, वो अभी मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जनरल कैटेगरीज में जिस सेंटर में जितनी सीट्स होंगी उसका 8 टाइम्स बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, राइट। जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद ऊपर से मेरिट आएगी, मेरिट में वो देखेंगे कि जो जैसे जनरल कैटेगरी में देखेंगे कि 8 टाइम्स को जितनी सीट्स हैं जिस सेंटर में, सपोज करो कि CSSS में 20 सीट्स हैं, नेट के थ्रू ये लेता है, राइट। और उसमें जनरल में सपोज कर लो, अभी मैंने देखा नहीं, सपोज कर लो कि 5 सीट्स हैं जनरल में, तो वो 8 टाइम्स लेंगे, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 बच्चों को जनरल कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे यदि पूरी सीट्स 20 हैं तो फिर अलग अलग SC ST OBC में देखें तो 10 टाइम्स को बुलाया जाएगा और PWD में 10 टाइम्स को बुलाया जाएगा। तो फिर इनका कैलकुलेशन करके जो सम अप आएगा उतने बच्चों को लगभग बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको इनटेक के बारे में बताया, ताकि आप इस हिसाब से देख लें कि आपका कितना परसेंटाइल है, तो आपको बुलाया जा सकता है लगभग कि नहीं, एक मोटा मोटी आइडिया हमें लग जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यदि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रीच आउट कर सकता हूँ, तो मैं आपको वहाँ भी हेल्प कर दूँगा। इसके अलावा हम लोग वीडियो भी लाएंगे कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, तो आप लोग वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। तो ये तो सारे सेंटर्स हैं। हम लोग CSSS की मेनली बात करने वाले हैं, तो हम लोग सीधा CSSS पे चलते हैं। CSSS और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में मेनली जो सेंटर्स आते हैं, तो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में यदि हम लोग देखें तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज। अब हिस्टोरिकल स्टडीज़ में भी 3 सेंटर्स आते हैं, एंशियंट या 3 कोर्सेज हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। फिर पॉलिटिकल स्टडीज़ है। इसके अलावा सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर द सोशल मेडिसिन, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल पॉलिसी, सेंटर फॉर फिलोसफी, जाकिर हुसैन सेंटर, वुमेन स्टडीज़। इसके अलावा सोशल इंक्लूजन, लेबर स्टडीज़ है, मीडिया स्टडीज़, एडल्ट एजुकेशन। तो ये सारे सेंटर्स आपके SSS यानी कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में आते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं बेसिकली
कि ये तो जैसे मैं बात करूं कि ये डिटेल दी गई है, आप लोग इस प्रोस्पेक्टस को पढ़िए। आप जिस भी सेंटर से बिलोंग करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे मैं बात करूं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, तो उसके बारे में लिखा गया है कि इसकी रैंकिंग कितनी रही है। इसके अलावा पीएचडी में कैसे लोग इनरोल कराते हैं, वो सारी आपको डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा सेंटर CSSS या कोई भी सेंटर है उसकी अपनी एक वेबसाइट है, तो आप उसे भी JNU के थ्रू, JNU की मेन वेबसाइट से उसको आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कितना सीट इनटेक है, राइट। तो हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको बताया था, तो पीएचडी के थ्रू कुछ सेंटर्स मैंने आपको बताया था कि सीट्स निकालते हैं। तो पीएचडी के थ्रू आप लोग जब नीचे जाएंगे 123 पेज में भी, हाँ, तो यहाँ से आप लोग नेट के थ्रू किस सेंटर में कितनी सीट्स हैं तो अपने सेंटर के अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। नेट के थ्रू सीट्स दिखाई गई हैं सारे सेंटर्स में, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे साउथ एशियन में बात करूं तो यहाँ पे जैसे लिखा है साउथ एशियन में जैसे अनरिजर्व्ड में 8 सीट्स हैं। इसके अलावा एससी कैटेगरी में 3 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी में 2 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी में 5 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स हैं, और टोटल हो जाएंगी आपकी 20 सीट्स, और एक पीडब्ल्यूडी में है, राइट, एक पीडब्ल्यूडी में। और फॉरेनर्स के लिए 11 सीट्स है, वो आप अलग है, राइट। तो इतनी सीट्स आपको मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। इसके अलावा आप अपने सेंटर के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे सेंटर फॉर द हिस्टोरिकल स्टडीज़ में आप देखें एंशियंट हिस्ट्री में 2, अनरिजर्व्ड के लिए 3 है, मेडाइवल में और 1 है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आप इसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जैसे कि इस बार सबसे ज़्यादा सीट्स जो आई हैं वो पॉलिटिकल स्टडीज़ में आई हैं। पीएचडी इन पॉलिटिकल स्टडीज़ में आप देखें कि 50 सीट्स आई हैं, जिसमें 21 अनरिजर्व्ड है, 7 ओबीसी के लिए हैं, हाँ 7 ओबीसी एससी के लिए, माफ़ करिए 7 एससी के लिए आप लोग देख सकते हैं। एसटी के लिए आप लोग 4 सीट, 13 सीट ओबीसी के लिए हैं, और 5 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। तो टोटल 50 सीट्स हैं, और 3 आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी के लिए है, 39 फॉरेनर्स के लिए हैं। तो लगभग इस सेंटर में इस बार सबसे ज़्यादा सीट्स आई हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं CSSS की मैं यदि बात करूं, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, जो सोशोलॉजी में पीएचडी कराते हैं, तो इसमें 20 सीट्स आई हैं, जिसमें 8 सीटें जो हैं 8 सीटें आप लोग देख सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए है, 3 सीट्स आप लोग देख सकते हैं एससी के लिए हैं, और 2 सीट्स एसटी के लिए हैं, 5 सीट्स ओबीसी के लिए हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, और टोटल 20 हो जाएंगी, 1 पीडब्ल्यूडी के लिए है। तो इस तरीके से आप लोग अपने सेंटर के अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि नेट कैटेगरी में किस सेंटर में कितनी सीट्स हैं। अब लोग दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जेआरएफ कैटेगरी में कौन से सेंटर्स निकालते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएचडी थ्रू नेट जेआरएफ। तो नेट जेआरएफ के थ्रू कौन कौन से सेंटर्स अपनी सीट्स को निकालते हैं आप लोग देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जैसे मैं बताऊं आपको कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यस, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि सेंटर फॉर द इंडियन लैंग्वेज, जिसमें पीएचडी में सीट्स, पीएचडी इन उर्दू, पीएचडी इन हिंदी, इन्होंने जेआरएफ कैटेगरी से सीट्स निकाली हैं, राइट। तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं अपने सेंटर के अकॉर्डिंगली। मैं प्रोस्पेक्टस आपको टेलीग्राम चैनल में भेज देता हूँ, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए। इसके अलावा गेट के थ्रू भी जो कंप्यूटर साइंसेज हैं उनमें निकली हैं। इसके बाद JNU EE भी होता है दो सेंटर्स के लिए, पीएचडी इन सिनेमा स्टडीज़, पीएचडी इन कोरियन। तो अपने अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिए। इसके बाद मैंने सारी बातों की बात की। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट हुआ आपका, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए, जैसे ओबीसी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए, राइट। तो उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है, वो सारे फॉर्मेट भी इसमें बीच में दिए गए थे प्रोस्पेक्टस में कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो भी इसमें सारा दिया हुआ है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली सारे प्रोस्पेक्टस को पढ़िए एक बार मेनली। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं फी स्ट्रक्चर की। तो फी स्ट्रक्चर में यदि हम लोग देखें, तो फी स्ट्रक्चर में यदि हम लोग बात करें, तो जेआरएफ कैटेगरी की बात करें, तो जेआरएफ कैटेगरी में यदि आप एक चॉइस, देखो नेट कैटेगरी से जब आप अप्लाई कर रहे हो या जेआरएफ कैटेगरी से आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोग मैक्सिमम 3 सेंटर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप एक ही चॉइस में अप्लाई करते हैं, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 700 देने होंगे SC ST को, और PWD OBC को 500 देने होंगे। यदि आप 2 सेंटर्स में भरते हैं जेआरएफ के थ्रू, तो आपको जनरल को 1000 और SC ST OBC
पीडब्ल्यूडी को 600 देना होगा, और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को और भी कम है, 200 और 300। इसके अलावा थर्ड चॉइस के लिए यदि आप 3 सेंटर्स में जेआरएफ के थ्रू भरते हैं तो आपको जनरल में है तो आपको 1200 रुपये देने होंगे, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे 700 रुपीज़ पे करने होंगे, और वहीं पे बीपीएल को 400 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये जेआरएफ के थ्रू जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा यदि मैं नेट की बात करूं, तो नेट कैटेगरी में आप लोग भले ही चाहे 1 सेंटर में अप्लाई करें, 2 सेंटर में अप्लाई करें या मैक्सिमम 3 सेंटर्स में अप्लाई करें, आपको यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपी, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी को भी यहाँ पे 300 रुपीज़ पे करने होंगे, और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 150 रुपीज़ पे करने होंगे। तो मैंने मैक्सिमम सारे चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। यदि अभी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी, और कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जेएनयू के लिंक्स हों या मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हों, मैं सारे अपलोड कर देता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और इसके अलावा यदि अभी भी आपका कोई डाउट है जेएनयू पीएचडी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा जो भी कोई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।